स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था की परिचय, यानी कि अर्थव्यवस्था की पहचान जो होती है वो आज हम बताएंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है और इसे कितने प्रकार की होती है, इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे विनिमय दर के आधार पर विश्व, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 7वें नंबर पे अभी आती है। ठीक है, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पहली बात तो ये। ठीक, अब अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था का मतलब उसकी यानी कि मैनेजमेंट जो होती है, उसकी व्यवस्था जो की जाती है, धन की व्यवस्था जिसे कहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, साधारण शब्दों में इसे हम ऐसे ही बोलते हैं। और अर्थव्यवस्था का संबंध किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसका जो परिचय होता है, यानी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से है। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और खपत की सामाजिक व्यवस्था है। यानी कितना उत्पादन होगा, कितना उसका वितरण, यानी कितना उसको बांटा जाएगा, और कितना कितना उसका क्या होगा, खपत होगा। इसके आधार पर अर्थव्यवस्था को तय किया जाता है कि ये कैसे क्या किया जाए इसमें। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ आर्थिक विकास एवं प्रगति की प्रक्रिया से गुजर रही है। इस समय क्या हो रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक है, ग्रो करने का मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हो रहे हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर के लिए, और फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर जो भी हैं उनके लिए भी इसमें कार्य किए जा रहे हैं, वो भी बहुत तेज़ी से। ठीक है, आर्थिक विकास एवं प्रगति की प्रक्रिया से गुजर रही है, जिसके फलस्वरूप देश मानवीय संसाधन को रोजगार उपलब्ध कराने, विकासपरक कार्यों के संपादन तथा उत्पादन गतिविधियों का सही संचालन संभव हो रहा है। यानी कि इसी के हिसाब से क्या हो रहा है कि अब प्राइवेट सेक्टर में ही, गवर्नमेंट में तो उतनी अच्छी से नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरियां मिल रही हैं। जैसे कि छोटे छोटे टेक्निकल अगर कोई स्किल सीख लेता है तो उसको बहुत सारी जॉब मिल रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्थव्यवस्था के परिचय। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के लक्षण। लक्षण में क्या होगा, यहाँ देखिए, अधिकांश जनसंख्या लगभग 50% का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो प्रकृति से जो भी चीज़ें हम लेते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि प्रकृति से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं वो प्राथमिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत आती हैं। इसमें 50% हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी 50% यहाँ पे हमारे पास लगाई गई है। किसमें? एग्रीकल्चर में, यानी कृषि में। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों सह अस्तित्व मौजूद हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है। यानी भारत में यहाँ पे क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि निजी और सार्वजनिक सेक्टर जो दोनों होते हैं, ये दोनों मिल करके यहाँ पे कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या एवं बेरोजगारी का बढ़ता दबाव। अब देखिए इसमें लक्षण क्या है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर जनसंख्या इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर कम हो रहा है, यानी कि जन्म दर जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जनसंख्या तो बढ़ रही है वो अलग बात है, और जनसंख्या जब अलग बढ़ेगी तो वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ना कन्फर्म है। ठीक है, जिस गति से जनसंख्या बढ़ेगी उसी गति से यहाँ पे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करने पर करने का परिणाम निम्न है। यानी कि व्यक्तिगत आय यानी प्रति व्यक्ति आय अगर हमको निकालनी हो तो टोटल जनसंख्या जितनी है और टोटल जो इनकम है उस देश की, उससे हम भाग दे देंगे तो हमारे पास उस देश की प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का मतलब कौन कौन से फील्ड आते हैं, जो कि इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर होते हैं वो बताया जाएगा। देखिए इसमें इसके 5 सेक्टर टोटल हैं, टोटल 5 क्षेत्र हैं इसमें। मेन तो बताया जाता है आप लोग को 3, लेकिन ये होता है 5। अब बताएंगे कौन कौन से, देखिएगा यहाँ पे। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, यानी प्राइमरी सेक्टर में, इसमें होता है इस क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राथमिक संसाधन के उत्पादन एवं निष्कर्ष से होता है। यानी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, वन,
एवं मत्स्य संबंधित क्रियाकलाप प्रमुख हैं। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें कृषि क्षेत्र में लगे हुए, पशुपालन जो कर रहे हैं वो, उसके बाद वन यानी पेड़ पौधे जो लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा के जो खेती करते हैं वो, प्लस मछली का पालन जो करते हैं, ऐसे क्षेत्र ये क्या होते हैं, हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। यानी कि प्रकृति से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से हम अर्निंग करते हैं, वो हमारे प्राकृतिक क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसे हम प्राकृतिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। इस क्षेत्र में हमारे पास यानी कि इस क्षेत्र की क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, जिनका विनिर्माण, खनन तथा बिजली निर्माण आदि में शामिल है। यानी आदि इसमें शामिल है। यानी कहने का मतलब ये कि प्राथमिक क्षेत्र को हम कच्चा माल समझ करके अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जिस चीज़ में यूज करते हैं बनाने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में यहाँ पे आएंगे हमारे पास यानी टर्शियरी सेक्टर। इसमें क्या होगा, इस क्षेत्र की क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की सेवाओं कार्यों के माध्यम से सहयोग यानी माध्यम से सहयोग प्रदान करती है, जैसे वित्त, परिवहन, संचार, होटल एवं अन्य सेवाएं। यानी इसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो सेवाएं देते हैं, यानी कि जैसे कि अब मान लेते हैं जो ऑफिस में बैठे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बोला गया है वित्त, परिवहन, संचार, होटल सेवाएं, सर्विस देने वाले सर्विस सेक्टर जो होते हैं वो हमारे तृतीय सेक्टर में आते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र दो और हैं, उनको हम देखेंगे उसमें क्या क्या आते हैं। चतुर्धातुक क्षेत्र यानी कि क्वार्टनरी सेक्टर। इसमें अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में शामिल जैसे सरकार, संस्कृति, पुरस्कार, अनुसंधान, शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी। यानी इसमें देखिए गवर्नमेंट के जो भी वर्कर होते हैं वो, गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं वो, संस्कृति यानी हमारे कल्चरल जो भी होते हैं उसके लिए इसको लिया गया है, यानी उन क्षेत्रों को लिया गया है चौथे सेक्टर में। उसके बाद पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। इसके बाद अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर, शिक्षा एजुकेशन, और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो होते हैं, इन सेक्टर को लिया गया है। इन चीज़ों को लिया गया है किसमें, फोर्थ यानी यहाँ पे क्वार्टनरी सेक्टर में लिया गया है। अब इसका आते हैं पंचसंख्यक क्षेत्र, यानी यह है क्वार्नरी सेक्टर। ठीक है, क्वार्नरी सेक्टर में क्या होता है कि समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले जैसे विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभ संस्थान आदि को शामिल किया गया है। अब इसमें बड़े सेक्टर जैसे कि जो निर्णय लेने वाले, डिसीजन मेकिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनको लिया गया है। ठीक है, इसमें ये आएंगे हमारे पांचों सेक्टर ये मिल गए। अब इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय देखिए होता क्या है। राष्ट्रीय आय हमारे पास होता है, राष्ट्रीय का तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मुद्रा मूल्य से है। इसमें विदेशों से अर्जित आय भी शामिल होती है। यानी कि किसी देश, यानी मान लेते हमारा देश इंडिया है और एक साल के अंदर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उनसे हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है, यानी हमारे देश के अंदर जो भी एक साल के अंदर कमाई होती है, जिसमें हमारे देश के जो लोग हैं वो जो विदेश में भी काम करते हैं उनकी भी आय को उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वो हमारी होती है राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। यानी कि राष्ट्रीय आय का जो प्रथम यहाँ पे जो अपना विचार दिया था, किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, अपनी कौन से पुस्तक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने दिया था। प्रोफेसर VKRB राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि अपनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने तो साधारण भाषा में दिया था, लेकिन डॉक्टर यानी प्रोफेसर VKRB राव जो थे, इन्होंने वैज्ञानिक विधि से यानी कि एक संगठित यानी कि एक तरीके से यानी कि उसको पूरा प्रूफ के साथ इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, 1949 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई।
पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे, यानी कि प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री भी थे। तो उन्होंने 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ये यानी कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी। ये जो हमारे पास राष्ट्रीय आय समिति है उसकी स्थापना की गई थी। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की माप का आधार 2011-12 रखा गया था, जनवरी 2015 से स्वीकृत है। ठीक है, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष जो था वो क्या था, 2004-5 था। इतना याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था की स्पष्ट जानकारी मिलती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। साथ ही नीति निर्माण को सटीक एवं व्यवस्थित योजना बनाने में मदद मिलती है। यानी कि क्या होता है कि इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किस सेक्टर में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, कितना विकास करने की ज़रूरत है, और नई नई प्लानिंग हम करें कि किससे कि क्या हो, यहाँ पे गरीबी मिट सके, बेरोजगारी मिट सके। इन सभी चीज़ों को मिटाने के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है, यानी प्लानिंग कमीशन जो होती है वो इसका प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये था आपका राष्ट्रीय आय। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है, और अर्थव्यवस्था के लक्षण थे, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय था, तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते भी रहिए, जिससे क्या हो कि आप भी पढ़ सकें और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और ये आपको केवल इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, हर फील्ड में आपका एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स के लिए, 1-2 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन भी आते हैं। जैसा पेपर होता है वैसा उसमें क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको डेली हम ऐसे 1 दिन का गैप करके देते रहेंगे। एक दिन आपका इंग्लिश चलता है, एक दिन आपका इकोनॉमिक्स चलेगा। तो ऐसे करते हुए आपको डेली मिलते रहेंगे अपडेट्स। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, फिर से हम बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।